हेलो एंड वेलकम टू मैत्रेय एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर के बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि यूपीएससी मेंस 2020 में जीएस पेपर 3 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से, उस क्वेश्चन को आप भली भांति लिख पाएंगे और आपके पास एनफ मटेरियल होगा कि इसे अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को एक बैलेंस आंसर लिख सकेंगे। तो देखते हैं ये डे 5 का जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लेक्चर। ये जो टॉपिक है आपके प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों में इम्पोर्टेंस रखता है। आपको पता ही होगा कि हम डेवलपमेंट कार्य करते जा रहे हैं और ये डेवलपमेंट कार्य हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने ज़िंदगी को कुछ बेहतर बना सकें और उसे आसान बना सकें। अब ये डेवलपमेंट कार्य जो हैं, जो भी वर्क है डेवलपमेंटल वर्क, जो हम लोग इंडस्ट्रीज लगाते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं, तो उनसे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और हमारे इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट होता है। लेकिन हमें क्या करना है कि इन्वायरमेंट को भी बचाना है, क्योंकि हम उसमें रह रहे हैं, उसमें हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, उनकी हवाएं हमें जीने में मदद करती हैं, पानी हम यूज कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और हमारे जो कंफर्ट, जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो हम कहीं भी दोनों को ही अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हम प्रिमिटिव लाइफ में अब वापस नहीं जा सकते हैं। तो एक तरकीब हो सकती है कि हम दोनों को बैलेंस करके चलें, कि हम इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा नुकसान ना होने दें और साथ साथ हम डेवलपमेंट कार्य भी करें। तो आप देखिए कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, कि जो इन्वायरमेंट के प्रति कार्य करते हैं, उनका मेन ध्येय होता है कि हम इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करें और कम से कम इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट हो, एडवर्सरीज हो। जबकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो टेक्नोलॉजी का विकास करें, न्यू इन्वेंशन करें, जिससे क्या है कि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सके और उनको एक प्रॉफिट और एक बेनिफिट, एक मार्केट उपलब्ध हो। अब ये दोनों के बीच ये जंग रहती है कि किसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी दें। इसीलिए आप जानते होंगे कि जो आज के हाल के दिनों में, जो प्रेजेंट वर्ल्ड में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है क्या, कि हम इन्वायरमेंट को भी बचाएं और साथ साथ डेवलपमेंट कार्य भी करते रहें। तो जो पॉलिसी मेकर हैं हमारे, ये दोनों के ही बीच में, जो पॉलिसी मेकर हैं ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसके द्वारा ये चीज़ करना संभव है। बहुत हद तक हम जो इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट हो रहा है, इन्वायरमेंट पर जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, उसको मिटिगेट कर सकते हैं। किस तरह से? तो हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी फैक्ट्रीज, कोई भी प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहीं पे लगने वाली है, तो उसका सबसे पहले हम ये असेसमेंट कर लें कि इससे इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचने वाला है। अगर इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंचने वाला है उसमें हम देखेंगे कि क्या चीज़ हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं इन प्रोजेक्ट में, उनके डिज़ाइनिंग में, उनके जो प्लानिंग है उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, जिससे हम कम से कम इन्वायरमेंट में इंटरवेंशन हो। तो इसी को कहते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर लगाई जा रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इन्वायरमेंट को, उसी को एसेस करना ही कहा जाता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, ये आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं और ये आप ऑब्जेक्टिव में भी इसे रीड कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। होता क्या है, इसकी नीड क्या क्यों पड़ी हमें, तो आप देखिए कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से फ़ायदा क्या है, हमें इसका बेनिफिट क्या है। मान लीजिए कि ये जो है, ये आप वाई एक्सिस एंड दिस वन इज़ द एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमने टाइम प्लॉट किया और यहाँ पर हम देख रहे हैं इन्वायरमेंट को हमने प्लॉट किया कि इन्वायरमेंट को क्या नुकसान हो रहा है। अगर ये जो है, अगर इन्वायरमेंट में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगाया जाता है, ठीक है, तो ये कंडीशन रहेगी, यानी कि कोई भी इसमें एडवर्सरीज नहीं आ रहा है। ये जो कंडीशन है ये विदाउट प्रोजेक्ट है, ठीक है, विदाउट प्रोजेक्ट है, दिस वन इज़ द विदाउट प्रोजेक्ट। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपने इस टाइम, ये कुछ टाइम पीरियड पे यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट लगाया, ये इनिशिएट किया प्रोजेक्ट के लिए, तो आप देखेंगे कि इसका जो इम्पैक्ट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह। तो ये दो गैप देख रहे हैं, एक परफेक्ट इन्वायरमेंट का और ये एडवर्सरी का, तो ये जो गैप है ये आपको बताता है कि कितना इम्पैक्ट हो रहा है। अब इसे करेक्ट करने के लिए जब हम जाएंगे तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद जो रिजल्ट आएगा कि हम इसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं, तो कुछ इस तरह से आप उसको ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। देखिए, अगेन दिस वन इज़ द टाइम एंड दिस वन इज़ द इन्वायरमेंट।
ओके, तो ये जो लाइन है ये विदाउट प्रोजेक्ट हो गया, और ये जो लाइन आया था ये प्रोजेक्ट के साथ जो हम इनिशिएट किया था हमने, मान लीजिए कि यहाँ से इनिशिएट किया तो हम इसे ले सकते हैं अगर यहाँ से इनिशिएट किया तो ये एडवर्सरी इफेक्ट था। लेकिन आफ्टर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होगा कि जो एडवर्सरी है उसको हम कम करके ये इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो गैप है आप देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो रिड्यूस होकर यहाँ से यहाँ तक का हो गया है। तो जो अब एडवर्सरी जो होगी, ये जो गैप एरिया है ये एडवर्सरी कहलाएगा, यानी कि हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के द्वारा हम इसके जो एडवर्सरी इफेक्ट है इन्वायरमेंट पर उसको हम कम करने में कामयाब होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग में हम चेंजेस लाते हैं और डिजाइनिंग स्टेज में चेंजेस लाकर इस चीज़ को अंजाम देते हैं। तो इसी को कहते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आया कब था इसको हम पहले जान लेते हैं। तो आपने सुना होगा कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ 1972 में। अब ये 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के साथ साथ ही इंडिया इसका सिग्नेटरी बन गया था, और सिग्नेटरी होने के कारण इंडिया ने अपने भारत ने कुछ लॉज लेकर आए, जैसे कि वाटर पोल्यूशन कंट्रोल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल 1974 और एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन 1981। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि किसी प्रोजेक्ट का हमारे पास कोई अलग से नोटिफिकेशन या रूल नहीं था कि अगर कोई प्रोजेक्ट लग रहा है तो हम उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेस कर पाएँ और उसको कम करने के लिए पहले ही से कोशिश की जाए। हुआ क्या कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, आप जानते होंगे 1984 में, जिसकी जो एडवर्सरी इफेक्ट है आज तक दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर जो निवासी हैं उनके हेल्थ पर, उनके आने वाले जनरेशन पे बहुत बुरा असर पड़ा। और आप जानते हैं कि वहाँ पर जो भी लोग हैं तो कई एक पीढ़ी तक ऐसा हुआ है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज़ दिखाई दी है। अब इसी को कम करने के लिए इस ट्रेजेडी के बाद हमारी सरकार ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लेकर आते हैं, EPA 1986। ये जो एक्ट है, ये जो लॉ है, इससे पावर लेकर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से पावर लेकर इंडिया गवर्नमेंट क्या करती है कि फर्स्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो नॉर्म्स है उसको नोटिफाई करती है 1994 में। ठीक है, जिसके बाद में फिर इसे कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इसको रिप्लेस कर दिया गया इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो नोटिफिकेशन है 2006 के द्वारा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1994 से और बिटवीन द 1994 टू 2006 इनके बीच में क्या जर्नी रही है, किस तरह से ये इवॉल्व हुआ है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन जो है हमारे इंडिया का, ये कैसे इवॉल्व हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही एक पोटेंशियल एरिया बनता है आपके मेंस के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक फैक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा फैक्ट बूस्टर में, कि जो फर्स्ट कंट्री था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को अपने यहाँ लागू करने वाला, वो USA यानी कि अमेरिका था, जो कि 1973 में ही आ गया वहाँ पे, और हमारे यहाँ कब आया 1994 में। ठीक है, ये याद रखिएगा आप एज ए फैक्ट, क्योंकि बहुत सारे जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे फिर जो स्टेट के होते हैं या फिर SSC वगैरह, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक कि UPSC में किसी न किसी ऑप्शन में भी ये डाल सकते हैं एक आध फैक्ट। ठीक है, तो आप देखें कि किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई है 1994 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस समय इन्फ्लुएंस था गवर्नमेंट पे प्रेशर होगा इन्वायरमेंटलिस्ट का। तो ये जो पॉलिसी है आप देखोगे कि ये इन्वायरमेंटलिस्ट के फेवर में ये झुकता हुआ दिखाई देता है, इंक्लिनेशन दिखाई देता है। इसमें क्या बात की गई कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो सर्टिफिकेट है उसे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मैंडेटरी बना दिया गया कि आप ये सर्टिफिकेट तो ज़रूरी होगा आपके प्रोजेक्ट को लगाने के लिए। इसके साथ ही साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एजेंसी बनाई गई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MOEFCC, जो कि फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो इसी के अंतर्गत इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एजेंसी बनाई गई कि जो इन सारे कार्य को देखेगा, मॉनिटरिंग करेगा। और थर्ड काम ये हुआ कि प्रोविजन टू इम्पोज पेनल्टी और फाइन इफ़ देयर इज़ एनी इरेगुलरिटी, अगर कोई भी इरेगुलरिटी पाई जाती है तो उसमें आपको फ़ाइन या फिर पेनल्टी भी लगाया जा सकता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इन्वायरमेंटलिस्ट या इन्वायरमेंटलिस्ट
पर्सपेक्टिव के बिल्कुल ही इंक्लिनेशन है उसके तरफ, और उसी की तरफ झुकाव दिखाई देता है। उसके बाद 1997 में पहली बार पब्लिक हियरिंग को इसमें शामिल किया गया कि पब्लिक को बताया जाए, उनको अवेयर किया जाए कि जो वहाँ पर उनके स्थान पे, जो उनके रीजन में जो भी प्रोजेक्ट लगने वाले हैं उनसे क्या उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये पब्लिक हियरिंग की एक कंसेप्ट लेकर आया गया, इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। उसके बाद जो पब्लिक डिसाइड करेगी उसके अनुसार ही उसमें चेंजेस लाया जाएगा। फिर 2002 में फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ हाई लेवल इन्वेस्टमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको विदाउट इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेट के अलाउ कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया। यानी कि ये हम देख सकते हैं कि हाई लेवल इन्वेस्टमेंट के जो भी प्रोजेक्ट है उसमें गवर्नमेंट थोड़ा लीनियंट हुई टुवार्ड्स द इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट को अगेन पसंद नहीं आया होगा। लेकिन फरवरी 2003 में गवर्नमेंट ने कुछ और स्टडीज़, रिसर्च और इंस्पेक्शन इंट्रोड्यूस किए, है ना, फॉर द बेटर असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जो प्रोजेक्ट लगने वाला है उसका बेटर असेसमेंट हो सके, उसकी अच्छी जानकारी हमारे पास अवेलेबल हो, ताकि हम उसे और अच्छे तरह से उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकें। फिर अगस्त 2003 में ये बोला गया कि कोई भी प्रोजेक्ट जो कि हाईली पोल्यूटेड एरिया में कोई भी प्रोजेक्ट उसके विद इन द 15 किलोमीटर के रेडियस में, और जो इको सेंसिटिव जोन है, जो प्रोटेक्टेड जोन है, उनके 15 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे कि नेशनल पार्क्स के अराउंड, बायोस्फीयर रिजर्व के अराउंड, तो उनको एक मैंडेटरी कर दिया गया कि इन्हें तो ज़रूरत ही होगी जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट की, चाहे वो हाईली इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो। यहाँ पे हमने देखा था 2002 में कि जो हाई लेवल इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट हैं उनको ये स्किप कर दिया गया था, उसको क्लियर कर दिया गया था विदाउट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट का। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया कि अगर 15 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई भी प्रोजेक्ट हो इको सेंसिटिव जोन में या फिर जो प्रोटेक्टेड एरिया है, उनको ज़रूरी होगा, मैंडेटरी होगा। तो अगेन ये एक तरह से इन्वायरमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव का ये विक्ट्री था। उसके बाद जो आप जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो आया, उसी के अवेक में इसे लाया गया था, ठीक है, जो कि हम बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 उसे हम डिटेल से पढ़ेंगे एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ में, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराए ना। सितंबर 2003 का जो ईयर है, वहाँ पर पब्लिक हियरिंग को ये बता दिया गया कि ये ज़रूरी नहीं है कौन से एक्टिविटीज़ में जो कि 10 किलोमीटर के एरिया में के अराउंड। आप देख सकते हैं पब्लिक हियरिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटीज़ दैट आर टेकिंग प्लेस आउटसाइड, है ना, जो कि 3 किलोमीटर के एरिया के आउटसाइड में है, उसमें पब्लिक हियरिंग की ज़रूरत नहीं होगी। आप पहले देख रहे हैं कि 2002 में क्या किया गया, 15 किलोमीटर रेडियस था जिसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट की बिल्कुल ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे उसको रिड्यूस करके 10 किलोमीटर कर दिया गया पब्लिक हियरिंग के मामले में। फिर 2005 जुलाई 2005 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टेम्पररी वर्किंग परमिट फॉर 2 ईयर विदाउट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट। कहने का मतलब है कि 2 साल तक आप टेम्पररी काम कर सकते हैं बिना इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट को अवेल किए हुए, उसके बिना भी आप ये प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं टेम्पररी 2 ईयर्स के लिए। उसके बाद फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि ये अगेन क्या है कि इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ झुकाव है, और ये बिल्कुल हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव है उसके खिलाफ जाता है। जो कि 2006 में जो नोटिफिकेशन आया, जो नया बिल्कुल नोटिफिकेशन आया है ना, 2006 में फिर आया, और इसमें बात की गई कि 1996 में जो भी विसंगतियाँ होगी, जो भी उसमें खराबियाँ होगी, जो भी उसमें कमियाँ होंगी, उनको दूर किया जाएगा। क्योंकि जो नोटिफिकेशन जो बना है इसमें आप जानते हैं कि दोनों को कंसर्न होगा, एक तो इन्वायरमेंटलिस्ट को भी कंसर्न होगा और दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कंसर्न होगा। तो दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए, दोनों की बातें रखने के लिए एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया कि 2006 का जो नोटिफिकेशन तैयार किया गया। आप देखते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 में कौन कौन क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, इसे आप बिल्कुल ही याद रखें। इसमें क्या है कि जो प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। जो कैटेगरी ए है, इसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट देगा तभी ये प्रोजेक्ट ला सकते हैं कैटेगरी ए के।
दूसरा कैटेगरी बी के हैं, उसमें रिक्वायरमेंट होगी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट नॉट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें भी 2 कैटेगरी बनाई गई, B1 एंड B2, ठीक है। और आप आगे हम देखेंगे कि ये जो कैटेगरी है, ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 का जो ड्राफ्ट है उसमें भी ये सेम ही रखा गया है। जो कैटेगरी जो हम डिवाइड कर रहे हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, और अगेन कैटेगरी बी में B1 एंड B2। कैटेगरी B1 में रखा गया कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स आर टू बी मेड, ठीक है, ये आपको ज़रूरी होगा इनकी रिपोर्ट्स। जबकि B2 को एग्जेम्प्ट कर दिया गया इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 2006 ड्राफ्ट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द कैपेसिटी, ठीक है। हमने पहले क्या देखा था, 2000 जो यहाँ पर आप देख लें, जो 2002 में जो हाई लेवल इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट थे उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट से, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड था। लेकिन 2006 में क्या किया गया, इसमें साइज के ऊपर और उसकी कैपेसिटी के ऊपर ये बेस किया गया, नॉट ऑन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आप याद रखिएगा। थर्ड जो पॉइंट है वो पब्लिक कंसल्टेशन वाज अलाउड ओनली आफ्टर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट इज सबमिटेड। इससे पहले पब्लिक हियरिंग नहीं होगी, क्योंकि पब्लिक को उतनी समझ नहीं होती है। इन्वायरमेंट जो क्रिटिकल जो इन्वायरमेंट के जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी उतनी। तो क्या होगा कि अगर हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पहले कर लें तो उनको अच्छे तरीके से वो रिपोर्ट के बारे में बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें की गई और इसमें पाया गया कि आपके जो रीजन है जहाँ पे प्रोजेक्ट लगने वाला है उसमें ये सब एडवर्सरी, ये सब इम्पैक्ट्स आएंगे। तो उससे क्या होगा कि पब्लिक को भी एक बेटर नॉलेज मिलेगा और पब्लिक भी अच्छे तरीके से डिसाइड कर पाएगी अपनी भला और बुरा चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज्ड अ लॉट ऑफ प्रोसेस टू द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर डिसेंट्रलाइज हुई, ठीक है। जैसे कि इट रिड्यूस टाइम फ्रॉम द 14 to 19 मंथ्स एंड 21 to 28 मंथ्स टू 10 to 14 मंथ्स, जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो प्रोसेस है उसके जो टाइम पीरियड है उसको रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट 2020, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फंसी है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ इस ड्राफ्ट का, जो कि अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। नोटिफाई होगा तो फिर से हम देखेंगे कि उसमें फिर ये जो ड्राफ्ट जो आया था उसमें क्या क्या चेंजेज आए थे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर 2006 के लिए क्या क्या कंटेंशन था, इसमें क्या क्या कमियां थी जिसे लोग दूर करना चाहते थे, इन्वायरमेंटलिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्वायरमेंटलिस्ट का आर्गूमेंट क्या था। तो उन्होंने बोला कि डी फैक्टो कंसेशन आर गिवन टू द इंडस्ट्रीज, जैसे कि हमने बताया था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट का से, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डी फैक्टो कंसेशन दिया गया, आर गिवन टू द इंडस्ट्रीज एजेंसी डेट प्रिपेयर दोज रिपोर्ट रेयरली हेल्ड अकाउंटेबल, ठीक है। एक तो पहला पॉइंट ये है कि डी फैक्टो concession are given to the industries. This one is the first point, and the second point is agency that prepare those reports rarely held accountable. जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट बनाते हैं जो भी एजेंसी, उनको अकाउंटेबल नहीं बनाया जाता है कि ठीक है कि आपने वो असेसमेंट किया है, कितना वो सही है। हो सकता है कि उसमें ज़्यादा एडवर्सरी दिखाई गई हो, या हो सकता है कि बिल्कुल कम एडवर्सरी दिखाई दी गई हो और उससे बिल्कुल अलग उसका इम्पैक्ट पड़ा। तो इसका अकाउंटेबल कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये 2006 के ड्राफ्ट में नहीं था, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटलिस्ट का एक कंसर्न है। सेकंड है कि लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो प्रोसेस है उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, अगर उनकी कमी होगी तो ये चीज़ें ढंग से असेसमेंट नहीं हो पाएगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उस टाइम फ्रेम में वो कर भी नहीं पाएंगे। तो ना डेटा ढंग से इकट्ठे कर पाएंगे, ना ही उनकी प्लानिंग ढंग से कर पाएंगे उसको मिटिगेट करने के लिए, अगर कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहा है तो ये बात कंसर्न जताया गया। नेक्स्ट है कि देयर आर पीरियोडिक अमेंडमेंट्स एग्जेम्प्टिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज। बिल्कुल, जो कि हमने आगे ही बताया था कि 2002 में क्या किया गया था कि इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर
है ना, कुछ इंडस्ट्रीज़ को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। और सेकंड हमने बताया था कि 15 किलोमीटर का जो रेडियस था उसको रिड्यूस करके 10 किलोमीटर का बना दिया गया था। तो ये सारी जो है कि पीरियोडिक अमेंडमेंट किया गया। 1994 का जो नोटिफिकेशन था, ठीक है, 2006 में भी उसको अमेंड कर करके और पीरियोडिक अमेंडमेंट के साथ साथ ये किया गया है, कुछ इंडस्ट्रीज़ को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो ये भी एक कंसर्न है इन्वायरमेंटलिस्ट का। नेक्स्ट है डेवलपर्स आर्गूमेंट क्या है, आखिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका आर्गूमेंट क्या है। तो सबसे बड़ा आर्गूमेंट उनका ये था कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो रिजीम है डैम्प्ड द स्पिरिट ऑफ लिबरलाइजेशन। ये लिबरलाइजेशन का जो स्पिरिट है, जो प्रिंसिपल है, उसी को ये बिल्कुल ही डिमिनिश कर देता है या ये डंप कर देता है, कि जो कि लिबरलाइजेशन का जो कंसेप्ट है कि आप उसमें लिबर्टी देंगे और गवर्नमेंट का कम से कम इंटरवेंशन होगा किसी भी प्रोजेक्ट में। तो ये आप देखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, यानी कि गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इसमें इंटरवेंशन है, क्योंकि वही वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो प्रोसेस है उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। अगर उन्होंने उस प्रोसेस में कुछ भी अगर ज़्यादा करके दिखाई तो वो प्रोजेक्ट नहीं चल सकता है। तो ये बात हुई। उसके बाद क्या है कि इसके कारण रेड टेपिज्म जो हम बोलते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी का है ना, तो उसका भी एक लीडिंग इम्पैक्ट आया इस पे डेवलप जो प्रोजेक्ट पर पड़ रहा है ना, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पे। होता क्या है कि कुछ अधिकारी जो हैं, ऑफिसर्स हैं, तो उनके हाथ में ये सारी चीज़ें हैं, वही क्लियर करेंगे। तो इससे क्या है कि एक रेड टैपिज्म का एक जो है संस्कृति वो उभर कर सामने आ रही है, जिससे कि इन डेवलपर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक डेवलपर्स की तरफ से ये आर्गूमेंट है। अब इसी को दूर करने के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट 2020 प्रिपेयर किया गया, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें आई जिस पर बहुत ज़्यादा ऐतराज़ भी जताया गया इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा, सिविल सोसाइटीज़ के द्वारा, और जो अपोजिशंस हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐतराज़ जताया इस ड्राफ्ट पर, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हम देखने वाले हैं कि जो बहुत सारी चीज़ों के एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इससे। जैसे कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस दे दिया गया। कहने का मतलब, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस कहने का मतलब है कि आप इंडस्ट्रीज लगा लो विदाउट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट के, विदाउट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के, आप उसे लगा लिए और बाद में आप एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, उस टाइम फ्रेम में आप उस क्लियरेंस को आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। यानी कि पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बिना किए हुए आप इंडस्ट्रीज या प्रोजेक्ट अपनी लगा सकते हैं। उसमें शर्त ये रखी गई कि अगर उससे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है तो जितना डैमेज हुआ है उसका 1.5 to 2 टाइम्स आपको पे करना पड़ेगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक बेनिफिट आपने कमाया है उस ड्यूरेशन में, है ना, वो इकोनॉमिक बेनिफिट डेराइव्ड ड्यू टू द वायलेंस, ये भी आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन हम देखते, अगर हम सही तौर पर सोचें कि ये क्या ये इनफ है, ये जो पेनल्टी है क्या ये इनफ है, हम इसे इन्वायरमेंट को नुकसान होने, इसके एवज में हम इन्वायरमेंट को नुकसान होने दे सकते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही छोटी रकम होती है, 1.5 to 2 टाइम्स डैमेज। आप डैमेज को कैसे क्वांटिफाई करोगे, यही सबसे बड़ा इसमें मुद्दा है। क्योंकि इसे बोला गया कि गवर्नमेंट क्या है, जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो भी प्लान, जो उनका प्लान है, उसे हॉल्ट नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। इसलिए गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप डी फैक्टो क्लियरेंस उनको अलाउ कर दिया गया। नेक्स्ट है पब्लिक कंसल्टेशन, जो प्रोसेस है उसका टाइम पीरियड रिड्यूस कर दिया गया, जो कि पहले 30 डेज दिया जाता था, अब ओनली 20 डेज इसमें रख दिया गया। अब इसमें क्या है कि जो सिविल सोसाइटीज हैं, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनका कंसर्न ये है कि 30 डेज भी वो कम था, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो भी रिपोर्ट है वो आएगा तो सबसे पहले वो इन्वायरमेंटलिस्ट समझेंगे, सिविल सोसाइटी समझेंगे, उसके बाद जो उसका जो प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस है कि जो लोगों तक उसको पहुंचाएं, लोगों को अवेयर करें उस रिपोर्ट के बारे में, उससे में काफ़ी टाइम लग जाता है। एक तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज उससे पहले जुड़ना पड़ता है, उन लोगों को समझाना पड़ता है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी प्रोसेस लग जाता है। तो 30 डेज का भी जो टाइम था जो 2006 में, वो भी कम पड़ रहा था, उसे और बढ़ाने की मांग थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे और कम कर दिया।
और गवर्नमेंट ने आर्गूमेंट ये दिया कि आज डिजिटल मीडिया का माध्यम है, डिजिटल इंडिया है, तो हम डिजिटली इस रिपोर्ट को बहुत ही जल्द, है ना, किसी ड्राफ्ट के द्वारा तो किसी पोस्ट के द्वारा तो हम भेज नहीं रहे हैं, ये डिजिटली मीडियम से ये लोगों तक जल्दी पहुंच जाएगा और लोग जल्दी से डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट का जो आर्गूमेंट है वो थोड़ा सा गलत इसलिए लगता है क्योंकि इंडिया में भी अभी भी डिजिटल डिवाइड है और बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे इंटरनेट की सेवा नहीं है। अगर इंटरनेट की सेवा भी है तो वहाँ पे बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की, बहुत ही स्लो स्पीड है, पावर कट है, साथ ही साथ लोगों को समझ नहीं होती है, तो वो लोग जो हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वही उनको जाकर समझाएंगे। तो इसीलिए इस जो पॉइंट है इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन ऑफ मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट कंप्लायंस। इसमें क्या किया गया कि इन 2006 नोटिफिकेशन कंप्लायंस रिपोर्ट इज टू बी सबमिट फॉर एवरी 6 मंथ, कि आप जो भी पैरामीटर्स बनाए गए हैं वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए, उसको आप फुलफ़िल कर रहे हो, हर एक 6 महीने के बाद आपको वो सर्टिफिकेट ऑन करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा आपको कि हमने ये सारी चीज़ें प्रोसेस अपनाई है। लेकिन ये 2006 में था, हर एक 6 मंथ पे था, लेकिन 2020 के जो ड्राफ्ट में इसे 1 साल पे कर दिया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है इन्वायरमेंटलिस्ट के, और एज ए पब्लिक भी हमारी कंसर्न है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक टैग, यानी कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट जिसको गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट बताया है, वो बिल्कुल पब्लिक हीयरिंग से, पब्लिक स्क्रूटनी से उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो कहा ये जा रहा है इसके क्रिटिसिज्म में कि ऐसे तो कोई भी प्रोजेक्ट को, गवर्नमेंट के पास ये पावर चला गया कि गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस बता दे कि ये स्ट्रेटेजिक रूप से इम्पोर्टेंट है, और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की कोई डेफिनेशन इसमें नहीं दी गई है जिस पे हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। नेक्स्ट है अदर एग्जेम्प्टेड प्रोजेक्ट्स, जैसे कि इनलैंड वाटरवेज, इनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट, और जो कि मतलब कि अगर कोई भी नेशनल या हाईवे प्रोजेक्ट है जो कि फॉरेस्ट से भी होकर गुजर रहा है, उनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से, या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से, या कह लें कि पब्लिक हियरिंग से। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए। रोड एंड पाइपलाइंस इन द बॉर्डर एरियाज विल नॉट रिक्वायर एनी पब्लिक हियरिंग। देखिए ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अप टू 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का अगर कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से। तो ये सारी चीज़ें कंसर्न है और इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट है कि वायलेशंस, और जो भी अगर मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है या फिर जो प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं उनके द्वारा लगाया जा रहा है, तो उसमें जो भी अगर उन्होंने वायलेशन किया है रूल्स की, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रूल्स की, तो उसका जो पब्लिक हियरिंग नहीं किया जा सकता, पब्लिक उसे रिपोर्ट नहीं कर सकती है। वो या तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट, वो प्रोजेक्ट का जो मैनेजर है, जो प्रोजेक्ट जिनका है, वो खुद करे, या तो गवर्नमेंट कर सकती है। तो यहाँ पे कैन नॉट रिपोर्टेड बाय द पब्लिक ओनली बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी और द डेवलपर देमसेल्फ। अब आप बताइए कि कोई जो डेवलपर है वो आप खुद की कंप्लेंट क्यों करेगा? और दूसरी बात कि सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक गवर्नमेंट अथॉरिटी को ही पावर है इसको रिपोर्ट करने का, पब्लिक की कोई पावर नहीं दी गई है, पब्लिक को कर ही नहीं सकते इसको रिपोर्ट। तो ये भी बहुत बड़ा एक कंसर्न का मुद्दा है। ठीक है, सो नो स्कोप फॉर एनी पब्लिक कंप्लेंट अबाउट द वायलेशन। ये तो बिल्कुल हमारे डेमोक्रेसी का जो नॉर्म्स है, मुझे लगता है उसके भी खिलाफ है, क्योंकि डेमोक्रेसी कहता है कि आपकी पब्लिक की पार्टिसिपेशन हो, पब्लिक हियरिंग हो, पब्लिक इसमें डेमोक्रेसी में सर्वोपरि होती है। और आप यहाँ पे पब्लिक से ही ये जो उनके जो पावर हैं उन्हें छीन रहे हैं आप पब्लिक हियरिंग, पब्लिक कंप्लेंट को आप इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं। अब इसके कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? देखिए, यूपीएससी में बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक बैलेंस आंसर लिखें, आपको उसकी कमियां और उसकी खूबियां दोनों मालूम होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 का नोटिफिकेशन था वो सफिशिएंट नहीं था, उसमें बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, लेकिन जो है जो भी आज सेवरल प्रोविजंस इन द लेटेस्ट ड्राफ्ट सीम टू
टिल्ट द स्केल इन द फेवर ऑफ ईजिंग द नॉर्म। ये भी हम बोल सकते हैं कि जो कि लेटेस्ट जो ड्राफ्ट आया है 2020 का, वो हमें दिखाई देता है कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ टिल्टेड है, इन्वायरमेंट की तरफ टिल्टेड नहीं है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ टिल्टेड है। इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। आप ये बता सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जो टिल्टेड है, उसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है इंडिया की, उसमें काफ़ी सुधार भी आया है। इंडिया की जो रैंकिंग है 2019 में 63rd थी, ठीक है। लेकिन हम साथ साथ ये भी हमें देखना होगा कि हम इन्वायरमेंटल जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें हम काफ़ी नीचे चले गए हैं। 2020 का जो रैंक है इंडिया का वो 168 है, शायद 185 कंट्रीज़ में। ये आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। तो 185 और 183 कंट्रीज़ में 168 पोजीशन हमारे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में है। तो हम एक तरफ तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट में हम नीचे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बैलेंस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोला है, श्योर किया है कि वो जो बेस्ट पॉसिबल होगा दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए, उसे वो ज़रूर अपनाएगी, ठीक है। अब आप ये देख लें कि जो यूपीएससी का जो हमने पहले जो लेक्चर से स्टार्टिंग में जो 2020 का क्वेश्चन देखा था, अब आप उसे ध्यान से पढ़ें। हाउ डज़ द ड्राफ्ट EIA यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 डिफर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006? ये दोनों कैसे डिफरेंस है, ये दोनों का ही मैंने कंपैरिजन 2006 का भी हमने बताया आपको, और 2020 का भी हमने ड्राफ्ट है जो बताया। इस दोनों को कंपेयर करके आप आसानी से ये आंसर लिख सकते हैं। और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था कि यानी कि 150 वर्ड्स में आपको ये लिखना था। तो ज़्यादा कुछ नहीं, दोनों को कंपेयर करके एक बैलेंस आंसर आपको लिख देना था। तो इस तरह से ये हमने देखा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है और इसकी क्या हम इम्पोर्टेंस है। हमने देखा कि अगर हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेस करें तो उसकी कमियां, उसकी जो एडवर्स इफ़ेक्ट है उससे के बारे में हमें पता चलता है, और पता होने के कारण हम उसके जो भी प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट वर्क है, उसके प्लानिंग और उसके जो डिज़ाइन है उसमें चेंजेस लाकर उस इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं। ये है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का पावर, ठीक है, ये है उसका इम्पोर्टेंस। तो ये रहा आज का लेक्चर। होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा हो। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, और अपना जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स।